गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 6th लेक्चर में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और आज बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं, उस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ डेरिवेशंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के। ठीक है, तो आज टुडेज डेट इज 6th ऑफ May। और लास्ट क्लास में जब हमने क्लास एंड किया था तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने, जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करते हैं उसको। तो हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और हम चाहते हैं कि इस Q चार्ज की वजह से किसी P पॉइंट पे फील्ड निकालें। P पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो हमारा पहला काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि इन दोनों को ज्वाइन करें। सबसे पहले दोनों को, चार्ज और पॉइंट को ज्वाइन करें। क्लियर? उसके बाद अगला स्टेप हमारा होना चाहिए कि देखना चाहिए कि चार्ज कैसा है। अगर पॉजिटिव है तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा पी पॉइंट पे वो अवे होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स होगा। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव देख रहा है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसी लाइन के अलोंग क्या होगा, अवे होगा। सबसे बड़ी चीज जो आपको आ जाती है वो है डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन आ गया, अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको चार्ज और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस चाहिए। क्लियर है? अब डिस्टेंस क्या होगा, आर तो लिख सकते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे कि फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो मैं क्या कहूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो लास्ट क्लास में बताया था Q अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा फील्ड का स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से अगर इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहें हम लोग तो फिर वही काम करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे इस दोनों को कनेक्ट करने, दोनों को ज्वाइन करने। फिर देखेंगे कैसा चार्ज है। अगर चार्ज मान लो पॉजिटिव है तो अपने आप फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे। क्लियर है? अब बात आती है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है अपने को एक तो इसका पोजीशन वेक्टर आइडेंटिफाई कर लेना है और दूसरा इसका। सबको पता है कि ये मान लेते हैं कि R1 है और ये R2 है। इसका पोजीशन वेक्टर, सबका अपना अपना पोजीशन वेक्टर होता है दोनों का, एक R1 एक R2 है। तो अगर कोई बोले कि इस हिसाब से अगर मुझे कोई पूछे कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन हम देखेंगे तो किधर लिखेंगे, R1 2 के लॉन्ग, 1 से लेके 2 के लॉन्ग है, R1 2 के लॉन्ग। तो डायरेक्शन हमको पता चल गया कितना होगा, R12 यूनिट वेक्टर कितना लिख सकते हैं, R12 वेक्टर बाई इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? दूसरी बात की वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैंने बोला था कि मैग्नीट्यूड अगर डिस्टेंस निकालना हो दोनों के बीच का तो डिस्टेंस क्या होगा, R12 वेक्टर है, इसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि बताइए फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, कितना, R12 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें पता है कि जो फील्ड होता है वो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं क्या, फाइनल फील्ड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू R12 डायरेक्शन। क्लियर है? दैट्स इट। यही तरीका है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। चलो क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब समझ में आ गया। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। लिखना नहीं है, लिखा हुआ है कॉपी में आपके। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को, सब लोग सॉल्व करें, सबसे इजीली बन जाएगा, वन लाइनर है।
Everyone try this. I've got first answer. दिव्यांशु saying D. सही है दिव्यांशु, सब लोग ट्राई करें. सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में आपका होना चाहिए फिगर बनाना और रिप्रेजेंट करना. ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है. मान लीजिए मेरे पास कह रहा है कि एक चार्ज है, कोई पता नहीं मुझे, बट क्यू चार्ज है मान लेते हैं, ठीक है. और 3 मीटर के डिस्टेंस पे 3 मीटर के डिस्टेंस आई वांट फील्ड, मुझे फील्ड निकालना. 3 मीटर के डिस्टेंस में मुझे फील्ड निकालना, ठीक है. 3 मीटर के डिस्टेंस में फील्ड निकालना है, ठीक है, जो भी है फील्ड निकालना. तो फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है मैग्नीट्यूड का? फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जिसकी वैल्यू पहले से ही दे दी गई है 500 न्यूटन पर कूलम. तो देखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q कितना है पता नहीं पता. R कितना है, R स्क्वायर कितना है, 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 500. इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि Q का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10 टू द पावर -9, 500 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम. तो क्या ये 0.5 माइक्रो कूलम कह सकते हैं क्या इसको? 0.5 माइक्रो कूलम. क्लियर है? तो करेक्ट आंसर वुड बी 0.5 माइक्रो कूलम या 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. करेक्ट आंसर वुड बी डी. किसी को भी दिक्कत है तो पूछिए, किसी को भी कोई दिक्कत है पूछिए. मैंने बोला कि फील्ड का अपने को वैल्यू दिया हुआ है. रोशन, हुआ क्या क्वेश्चन? चलिए, सबसे हुआ क्या? आर्यन इज नॉट देयर. चलिए, होपफुली सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. सब लोग अगला क्वेश्चन करते हैं. होपफुली ये क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया है क्या? देख लो एक बार. Have we done this question in class? I think we have done. I think we have done this question, है ना? Reply on chat. Okay, हमने कर लिया था कुछ, ठीक है. अब मैं जल्दी से एक और टॉपिक लेके आता हूं, वो है सुपरपोजिशन. इसके बाद हम लोग फील्ड पे बेस्ड और क्वेश्चंस कर पाएंगे. तो लेट्स स्टडी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर जगह आता है, क्यों देखते हैं. तो मान लीजिए कि हम एक चार्ज नहीं है हमारे पास अब कई सारे चार्जेस रखे गए. एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q1, हमारे पास दूसरा चार्ज है Q2, हमारे पास तीसरा चार्ज है Q3 और हमारे पास चौथा चार्ज है Q4. मैं आपको ऐसा भी ले लेता हूं कि मान लेते हैं कि ये माइनस है और ये माइनस है, समझने के लिए थोड़ा. मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि P के आसपास 4 चार्जेस रखे हुए हैं. तो हमें सबसे पहले तो उन सारे चार्जेस की वजह से फील्ड वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा. कैसे देखते हैं. सबसे पहला जो है वो Q1 की वजह से. Q1 कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. सबसे पहला तो काम होता है कि लाइन को आप ज्वाइन करें. पहला काम तो लाइन को होता है ज्वाइन करें. अब पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? अवे होगा.
पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा होगा, अवे होगा। तो पी पॉइंट पे जो फील्ड होगा 1 की वजह से वो क्या होगा, E1। क्लियर है, E1। आगे देखते हैं, मान लीजिए अब हम 2 की वजह से देखते हैं, 2 हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहला जो काम करते हैं कि इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पहले तो P को इससे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो टुवर्ड्स होगा। वो क्या होगा, टुवर्ड्स होगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। क्लियर है क्या, E2। अब बात 3 की करते हैं हम लोग। अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं। थर्ड भी पॉजिटिव है, बट स्टिल सबसे पहले दोनों को ज्वाइन करेंगे। दोनों को ज्वाइन करेंगे। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये अवे होगा। पॉजिटिव है इसका मतलब ये क्या होगा, अवे। क्लियर है, पॉजिटिव है इसका मतलब अवे। तो हमारा E3 कितना आ गया, कुछ ऐसा आ गया, E3। क्लियर है। अब हमारे पास चौथा चार्ज क्या है, नेगेटिव है। फोर्थ चार्ज हमारा नेगेटिव है। तो सबसे पहला काम है कि आप इसको ज्वाइन करें। नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो जो फील्ड होगा वो क्या होगा, फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज होगा। टुवर्ड्स द चार्ज, ये कितना हो गया, E4 हो गया। तो कुल मिला के अगर हमसे कोई बोलेगा कि नेट फील्ड इस P पॉइंट पे बताइए, तो नेट फील्ड विल बी नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फील्ड्स, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी एक पॉइंट पे टोटल फील्ड जो होगा वो सारे इंडिविजुअल फील्ड्स का सम होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट it states that resultant electric field at any point is vector sum of fields due to individual charge, due to each charge। सब लोग इसको जल्दी से लिखें, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। मैंने सिर्फ इतना ही बोला, पॉजिटिव के अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स, यही फील्ड की टेंडेंसी होती है। क्लियर है? तो नेट फील्ड जो होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको समझ में आया? बेसिक सिंपल सा प्रिंसिपल। फोर्स में भी यही देखा था कि किसी पे जो टोटल फोर्स होता है वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होता है। फील्ड में भी यही पढ़ रहे हैं, किसी पॉइंट में जो टोटल फील्ड होता है वो सारे फील्ड्स का सम होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, हर टाइप का, जो हमारे बोर्ड्स में, जेई में हर जगह पूछा जा सकता है। आशुतोष बैठ के पढ़ लो। कैमरा भी ऑफ कर लो। रजाई वजाई लो यार, क्या ही तुम बैठ के सो के, रजाई वजाई लो, कैमरा वैमरा चल, फोन वोन चला के चिल मारो, है ना।
आज जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं आज के समय में, उसका असर आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पता चलेगा। आज का टाइम जितना यूटिलाइज करिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उतने खुश रहिएगा। उस वक्त रोना है तो अभी सो लो, कोई दिक्कत नहीं। इस एज में यार तुम लोग को समझाया नहीं जा सकता, मतलब ठीक है बड़े हो गए हो, थोड़ा तो अपना समझ होगा। चलो हो गया, लिख लिया तुमने? आपको जितना टाइम लेना है लीजिए, लेकिन नोट इट डाउन क्लियरली। साफ साफ लिखते चलेंगे हम लोग। छोटी छोटी चीजें यही हमारे लिए फैक्टर करती हैं। प्रत्युष प्रकाश, आ रहा है समझ में? अच्छा डन। लगता है प्रत्युष सो रहा है, नॉट अमृत प्रकाश। चलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को करें। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। और सबसे पहला काम आपका हाथ चलना चाहिए फिगर ड्रॉ करने के लिए। फिजिक्स का वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, ट्राई करें क्वेश्चन को, एफर्ट मारो अपना। सब लोग क्वेश्चन ट्राई करें। हो सकता है कि एंड तक बहुत लोग ना पहुंच पाए, लेकिन जहां तक पहुंचोगे वहां तक कॉन्फिडेंस तो आएगा कम से कम। पहला काम फिगर बनाना होगा। टेन सेंटीमीटर अपार्ट दो चार्जेस हैं जिनको 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। पूछ रहा है कि जो लाइन ज्वाइन किया है हमने, उस लाइन में ऐसा कोई पॉइंट है क्या जहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ 0 हो जाएगा। नहीं पता है कि कोई है कि नहीं है। तो नहीं पता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई मान लेते हैं कोई पॉइंट जहां फील्ड 0 है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है पी। क्लियर है? जहां पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, 0। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, x है। अच्छा
अच्छा ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 0.1 मीटर भी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 माइनस एक्स। आंसर मीटर में दिया हुआ है ना, सब कुछ मीटर में जाते हैं। 0.1 माइनस एक्स। अब पी पॉइंट पे क्या होगा, तो पी पॉइंट के पास में दो चार्जेस रखे गए हैं 20 और 80। 20 और 80, अच्छा 20 वाला भी रिपेल करेगा। 20 वाले की वजह से फील्ड कितना होगा देखते हैं। 20 वाले की वजह से अगर आप फील्ड देखने की कोशिश करें तो आप मान लीजिए इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो 20 वाले की वजह से फील्ड किधर किधर होगा, ई ए। पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, अवे होगा। अच्छा ये जो बी वाला है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से भी क्या होगा, अवे होगा। अवे होगा, कितना होगा ये, ई बी हो जाएगा। तो कुल मिला के पी पॉइंट पे दो फील्ड लग रहा है। कैसा लग रहा है, एक लग रहा है ई ए इधर की तरफ, सब ई बी इधर की तरफ, और दूसरा क्या लग रहा है, ई ए इधर की तरफ। आपको भी पता है कि नेट फील्ड अगर जीरो होना है तो ये मस्ट बी इक्वल टू ए बी। ये क्या होना चाहिए, ई बी के इक्वल होना चाहिए। अगर टोटल जीरो होना है तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। क्लियर है, देखते हैं क्या होगा, ई ए इक्वल्स टू ई बी। अब देखने की कोशिश करते हैं, तो ई ए इक्वल्स टू ई बी देख रहे हैं, तो ई ए का वैल्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻⁶ बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना मान रखा है हमने, x। क्लियर है, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, 80 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। x का होल स्क्वायर कितना होगा, ये 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ये 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो गया, 24 जा 8, 1/4 पूरा कैंसिल हो गया। ये क्या आ रहा है, 1/x आ रहा है क्या, 1/x² इक्वल्स टू 4/0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, अगर इससे इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ रहा है, 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x²। अगर इसको रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 0.1। अगर x इक्वल्स टू लिखें तो कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0.033 मीटर। क्या ये आया क्या समझ में सबको, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Correct answer would be C, 0.033 centimeter. 4 people have responded correctly. 4 लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है। चलिए सब लोग देख लें कैसे हुआ, क्या हुआ। कोई भी डाउट है हैंड रेस करें और पूछें, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जिनके भी इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड कि अपने लिए एक बढ़िया जगह ढूंढे जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक हो। देयर इज नो अल्टरनेट, ठीक है। आपकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट इंटरनेट है। अगर आपको छत पे जाके आता है, दोपहर में बैठ करके लू भी खाएं और बैठे, लेकिन फाइंड बेटर प्लेस फॉर इंटरनेट। सबके लिए कह रहा हूँ, एवरीवन इज फाइंडिंग इट, बिकॉज
अगर नहीं करोगे तो फिर अफसोस करोगे सिर्फ। अगर इंटरनेट की इशू है तो इसका रोना आप कब तक रोगे? जल्दी लिखो सब लोग। एवरीवन, सबने लिख लिया है? ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको पूरी तरह सिखा देगा। 3 क्वेश्चन हम करेंगे फील्ड पे, 3 से 4 क्वेश्चन। हमारा मकसद है फील्ड पूरी तरह हमको समझ में आ जाए कैसे निकालते हैं। आपके पास एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 2 जगह पे फील्ड निकालने को कह रहा है, सी और डी। ट्राई दिस, ट्राई दिस क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन। सी और डी पे निकालना है। पहले सी पे निकालें, डी बाद में देखेंगे। डी को भूल जाइए, पहले सी पे निकालते हैं। गुड। सबसे पहला आपको अगर सी पे निकालना है तो लेट्स ड्रॉ 2 पॉइंट्स फर्स्ट। ए है, बी है, सी है। ए है जहां पे 2 माइक्रो कूलम है, बी है जहां पे -2 माइक्रो कूलम है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2√2। और यहां के बीच डिस्टेंस कितना है? √2। हमारे पास एक पॉइंट है सी। बड़ा क्लियर है कि हमको सी पॉइंट पे ना फील्ड चाहिए। आई गॉट 2 करेक्ट आंसर्स। सी पॉइंट पे हमको फील्ड चाहिए। किसके किसके वजह से फील्ड चाहिए? ए की वजह से और बी की वजह से चाहिए। ए की वजह से भी चाहिए और बी की वजह से भी चाहिए। तो अगर ए की वजह से देखें तो ए तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड एट सी जो होगा वह ए फॉर ए की वजह से या
+2 माइक्रोकूलम की वजह से वो क्या होगा, ये क्या होगा, अवे होगा, ये क्या होगा, अवे की तरफ होगा। अच्छा, अपना जो बी पे जो चार्ज रखा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इसके वजह से अगर फील्ड देखेंगे तो वो तो नेगेटिव टुवर्ड्स चार्ज हो जाएगा। यानी कुल मिला के अपने पास दो चार्ज, दो फील्ड्स हैं, ये और ईबी। हमारा मकसद होना चाहिए कि ये और ईबी को ही निकाल लें पूरा। तो ये कितना होगा आप खुद देखें, ये इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक बात है, वैल्यू देखते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस किससे, ए से पूछ रहा है। अगर ए से सी का डिस्टेंस देखेगा तो 3√2 हो जाता है, 3√2। क्लियर है, 3√2 हो जाता है। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18। 3√2 का अगर स्क्वायर करेंगे, 3√2 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाता है। तो 9 2 जा 18 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, या इसको 1000 न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं। ये आया। अब देखते हैं क्या आया। अब हम लोग ईबी निकालने की कोशिश करते हैं। ईबी इक्वल्स टू भी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ईबी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर से लिखेंगे, बी से डिस्टेंस √2 का है, तो लिख सकते हैं पहले तो 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है, अगेन 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इक्वल्स टू 9000 न्यूटन पर कूलम। अब कोई पूछे मुझसे कि इस सी पॉइंट पे दो फील्ड है, एक लग रहा है ई ए और दूसरा लग रहा है ई बी, दोनों ऑपोजिट है, तो नेट फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड कितना, कौन ज्यादा है, नेट फील्ड क्या होगा, ई बी माइनस ई ए हो जाएगा। ई बी माइनस ई ए कितना हो जाएगा, 9000 माइनस 1000 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8000 न्यूटन पर कूलम। इज इट क्लियर क्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको क्लियर है सी पॉइंट पे कितना फील्ड होगा, 8000 न्यूटन पर कूलम। इज इट क्लियर? मुझे बताइए कहां दिक्कत है एवरीवन। क्लियर है? लेट्स ट्राई डी अकॉर्डिंगली। सब लोग डी के तरफ सोचें, सब लोग डी को भी ट्राई करें, वो भी इजी क्वेश्चन है। नहीं होगा आर्यन, जीरो नहीं होगा, डी पे जीरो नहीं होगा। आप सिर्फ इसीलिए ले रहे हो, सीधे सीधे क्वांटिटी ऐड करके जीरो कर दे रहे हो, डायरेक्शन कौन देखेगा आर्यन? डी के लिए ध्यान से सॉल्व करें। होपफुली सबको इस सी पॉइंट पे कैसे फील्ड निकाला है क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट ड्रॉ द फिगर, उसके बाद बात करेंगे हम बाकी चीजें। स्क्रीन पे आपके फिगर दिख रहा है डी पॉइंट के लिए, ट्राई ट्राई दिस। 1 मिनट के बाद मैं फिगर बनाऊंगा। लेट मी ड्रॉ द फिगर। ए और बी हमारे पास है, जहां पे चार्जेस रखे गए हैं।
दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2√2 मीटर। क्लियर है? हमारा जो तीसरा जो हमारा डी पॉइंट है वो क्या है? दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और हमारा डी पॉइंट कुछ यहाँ है। अब पॉइंट आता है कि ए पे चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम, और बी पे क्या है? -2 माइक्रोकूलम। अगर आप इसमें सीधा सीधा सिर्फ फिगर ड्रॉ करने की एबिलिटी रखेंगे और याद रखेंगे तो भी क्वेश्चन बड़े आराम से बनेगा। मैं कह रहा हूं कि पहला काम कभी किसी चार्ज की वजह से फील्ड निकालना होता है तो पहला काम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं कि ये बताओ ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हमेशा फील्ड जो होता है वो क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। ये ई ए हो गया, ये क्या हो गया? ई ए। अब बात करते हैं बी से। रोशन बिल्कुल सही लग रहा है। बात करते हैं बी की। रोशन एक देखना, एक बार कैलकुलेशन देख लो एक बार, बाकी मुझे तो सही लग रहा है। ये बी की बात कर रहे हैं। बी हमारा नेगेटिव चार्ज है। फिर से लाइन को ज्वाइन करेंगे हम लोग फिर से लाइन को ज्वाइन करेंगे। लाइन ज्वाइन कर लिया। अब नेगेटिव चार्ज है तो जो फील्ड होगा वो टुवर्ड्स होगा। बहुत क्लियर कट हिसाब है, फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स होगा। तो ई और ई बी आ चुका है। एक काम करते हैं, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा जितना ए से डिस्टेंस है उतना ही बी से डिस्टेंस है, और चार्ज सेम ही है। तो एटलीस्ट ई ए और ई बी की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए, दोनों की इक्वल होनी चाहिए, लेकिन दोनों तो इतना एक ही डिस्टेंस पे होगा। गौर से देखिए, ये भी √2 मीटर है, ये भी √2 मीटर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? अंडर रूट टू का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 मीटर। तो ए से डी का डिस्टेंस 2 मीटर है, बी से भी डी का डिस्टेंस 2 मीटर ही है। कह देंगे सेमी फील्ड है, सेम डिस्टेंस में। तो ई ए इक्वल्स टू ई बी कितना होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सीधा सीधा क्यू कितना? ये कितना? 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू कितना? 2 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 2 to the 4। ये कितना हो रहा है? 2। तो कुल मिला के मेरे पास आया 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये दोनों का फील्ड आ गया। रोहित देखते हैं, रोहित देखते हैं, ये हमारा फील्ड आ गया। अब बात क्या है कि चलो दोनों का फील्ड मान लिया कि सेम है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो गौर से देखिएगा, परपेंडिकुलर और बेस सेम है, तो क्या ये 45 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या ये एंगल? अगर हम वैसे देखें तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। मतलब कि मेरे दोनों वेक्टर्स जो हैं ये दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ई ए और ई बी के बीच में। तो अब रिजल्टेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है? आपको भी पता है कि रिजल्टेंट ई जो होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ई ए का होल स्क्वायर प्लस ई बी का होल स्क्वायर। बहुत क्लियर है, दो वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 है। तो रिजल्टेंट कितना होगा? अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। निकाल लेते हैं जल्दी से। अंडर रूट ई ए स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम ही है तो सीधा सीधा e√2 लिख देते हैं, ई ए √2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 4.5√2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? इसी को कुछ लोग 9/√2 भी लिख रहे थे। रोशन बिल्कुल सही था, 9000/√2 भी बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको समझ में आया कि मेरे दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान हो जाता है? तो दो फील्ड पहले तो निकालना मकसद होगा, टोटल तो लास्ट में स्टेप होता है, पहले तो इंडिविजुअल सबकी वजह से फील्ड सही से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब ड्रॉ करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये समझ में आया कि मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, डायरेक्शन कैसे लेते हैं? मैं इसी तरीके पे बेस्ड आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? उसको ट्राई करें, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्राई दिस क्वेश्चन।
एवरीवन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हम फिर इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ा रहे हैं वेक्टर सम करने को। सब लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, इस बार तीन तीन ऐड करना होगा अपने को। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आंसर भी दिया हुआ है स्क्रीन पे, आपको वहां तक पहुंचना है। सबसे पहले सब फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें। सब लोग ट्राई करें क्वेश्चन को। सबसे पहला काम तो एक स्क्वायर बना लो। सबसे पहला अपने पास क्यू है, क्यू है, क्यू है। लेट्स नेम द पॉइंट्स ए बी सी। तीन पॉइंट है, तीनों पे चार्ज रखा हुआ है, चौथे पे अपने को निकालना है। ठीक बात है, एक एक करके देखेंगे। साइड भी इसका क्या है, ए है, ए और ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ए की वजह से। अगर मुझे ए की वजह से निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, अवे होता है ई ए। वैल्यू अलग निकाल लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो देख लें। बी की वजह से अगर कोई पूछेगा मेरे से तो बी तो डायगोनल के अलोंग है। अब बी भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड क्या हो जाएगा? अब बात सी की करते हैं। सी भी पॉजिटिव, सी की वजह से, सी वाले चार्ज की वजह से किधर होगा, तो सी वाला भी अवे करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो तीनों चार्जेस की वजह से फील्ड का डायरेक्शन आ गया। चलो, तीनों की वजह से फील्ड का डायरेक्शन आ गया। अब सवाल उठता है कि तीनों की वजह से आ गया तो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना कितना है वो भी तो निकाल लें। तो ई ए कितना है? तो मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
Q अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं बात करूं EB की तो B से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या √2a हो जाएगा क्या? तो अगर EB की बात करें तो 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर EC की बात करें तो अगेन 1/4πε0 हो जाएगा, ठीक है, और फिर से Q/a स्क्वायर हो जाएगा। साइड कितना a ही है। तो तीनों की वजह से हमने फील्ड निकाल दिया। तीनों अपने अपने अलग अलग डायरेक्शंस में। अब कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें? और ये भी हम जानते हैं कि जो EB है ना वो 45 डिग्री के अलोंग है, ठीक है। बहुत से तरीके हैं इसके। अब तीनों को सम करने का बहुत तरीका है। एक तरीका जो सबसे आसान होता है वो बड़ा सिंपल होता है कि सबको IJK में ब्रेक कर दे, सबको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दे, वेक्टर को, हर वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक कर दे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम लोग A और C का पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। A और C का, तो A और C का अगर सिर्फ रिजल्टेंट निकालोगे, अगर सिर्फ A और C का निकालोगे, B भूल जाओ अभी। रोशन बिल्कुल सही है। अगर A और C का पहले रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं, दोनों इक्वल ही है, दोनों का वैल्यू देख लीजिए, इक्वल है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, 45 डिग्री पे होगा। कितना हो जाएगा, √EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। पहले EB को छोड़ दिया है हमने, EA और EC का रिजल्टेंट निकाल लिया है, तो EA प्लस EC का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये एक्चुअली दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो √2 टाइम्स 1/4πε0 Q/a स्क्वायर। सही बात है अरे, ये तो EC आ गया, ये आपका आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का रिजल्ट जो आया वो भी 45 डिग्री पे ही आ रहा है, और हमारा पहले का EB भी उसी अलोंग में है, तो क्या अब हम कह सकते हैं क्या कि उसी 45 डिग्री पे, उस 45 डिग्री पे ही मेरा अब दो चीज है, एक तो EB है और इसको मान लेते हैं ER प्लस ER है। क्लियर है, रिजल्टेंट है। तो अब दोनों 45 डिग्री पे सीधे सीधे एक ही डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, EB कितना है, 1/4πε0। नेट फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड 1/4πε0 Q/2a स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स 1/4πε0 Q/a स्क्वायर। यहीं से हम कॉमन ले लेते हैं 1/4πε0 Q/a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कितना बच जाता है, 1/2 प्लस √2। यही हमारा आंसर है। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर क्या? दोनों को जोड़ देंगे, दो वेक्टर का पहले सम ले लिया, फिर तीसरे से उसको ऐड कर दिया, तो क्या फाइनली जो हमारा आ रहा है 1/4πε0 Q/a स्क्वायर इंटू, सॉल्व करके कितना आया, 2√2 प्लस 1/2। Here we got final answer. Correct answer कितना है, √2 प्लस 1 Q/4 8πε0 into a square. Is it clear to all of you? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया कि पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं? यहां पे वेक्टर्स का बहुत यूटिलाइजेशन होता है। चलो, तो ये हो गया हमारा फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग डेरिवेशंस की तरफ एंटर करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चैप्टर का, ठीक है। देखते हैं, याद करिए हम लोग टॉपिक हेडिंग शुरू किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है।
उसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था पॉइंट चार्ज। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनाइट लाइन चार्ज। फाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब ऐसा समझो कि सीधा सीधा एक वायर है, सीधा सीधा एक वायर है आपके पास, और वो वायर जो है वो चार्ज है। वो वायर क्या है? वो चार्ज है। और फाइनाइट का मतलब होता है कि दोनों एंड्स हमको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? फाइनाइट का मतलब एंड का हमको पता हो उसका। तो हम लोग फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे अगले 20-25 मिनट में। ठीक है? एवरीवन जस्ट पुट द हेडिंग। चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर डेरिवेशन। अपने डेरिवेशन को शुरू करते हैं। शोएब, दिक्कत हो तो पूछना। शोएब, संदेश, अंशु, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड्स में कम से कम आज जो डेरिवेशन और अगले दिन में करेंगे, कम से कम 2 में से 1 सवाल जरूर आएगा। दैट्स फॉर श्योर। तो ये इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से। फाइनाइट लाइन चार्ज क्या है? तो सिंपल सा एक तार है जिसको आपने क्या किया? पॉजिटिवली चार्ज किया। ठीक बात? ठीक है, अब ये डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो फाइनाइट लाइन चार्ज जब ले रहे हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? सबसे पहले तो कंसीडर स्टेटमेंट। कोई भी डेरिवेशन हो तो जो भी चीज लिखो, मानो वो उसको लिखो भी, तो कंसीडर consider consider a line charge बेटर होगा फाइनाइट लाइन चार्ज। साथ साथ लिखते चलो इसको। फाइनाइट, और फिगर के लिए एकदम स्पेस पूरा जगह दे दो। फिगर के लिए कॉपी में अच्छा खासा जगह दे दो, क्योंकि फिगर पे ही सारा खेल करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो कंसीडर अ फाइन लाइन चार्ज, या चाहो तो रुक जाओ, मैं लिखने का टाइम दूंगा, समझने की कोशिश करो। कंसीडर अ फाइन लाइन चार्ज ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ बी लैम्डा। हमने क्या ले लिया? जो लाइन चार्ज लिया उसका कोई चार्ज नहीं दिया, हमने बोला चार्ज पर यूनिट लेंथ उसका क्या है? लैम्डा है। तो जितना लेंथ देंगे उतना में चार्ज निकाल सकते हो। तो एक लाइन चार्ज हमने ले लिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ उसका कितना है? लैम्डा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमने मान लिया, हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि पी पॉइंट पे फील्ड निकालें, और पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे? लाइन चार्ज के आर डिस्टेंस पे। तो हम चाहते हैं पी पॉइंट पे निकालना, तो लिखते हैं कंसीडर अ पॉइंट, consider a point P at a distance R from line charge. क्लियर है? लेकिन एक परेशानी है, अगर मैं सीधा सीधा कहूं कि इस लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है, तो आपके मन में सवाल आएगा, सर तब तो ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, तब तो पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हमको उसको और थोड़ा सा स्पेसिफिक बताने की जरूरत है, कौन सा पॉइंट है। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम पी पॉइंट को एंड से ज्वाइन कर देते हैं। हम पी पॉइंट को क्या करते हैं? एंड से ज्वाइन करते हैं। एंड से ज्वाइन कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया। हमने देखा कि एंड के साथ जो पहला ऊपर में एंगल बन रहा है वो θ1 बन रहा है, और नीचे में एंगल बन रहा है θ2। तो इससे समझ में आ गया कि कौन सा पॉइंट, जो आर डिस्टेंस अवे जरूर है, लेकिन कौन सा पॉइंट।
अब पोजीशन चेंज करोगे तो ये थीटा भी चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, लेटस, ठीक है, θ1 and θ2 are the angles subtended by ends, by the ends of line chart, by the ends of line charts। ठीक है, यानी एंडिंग जो है ना, एंड पॉइंट्स है ना, उन्होंने कुछ ऐसा एंगल सबटेंड कर दिया, θ1 θ2। ये लिमिट बता रहा है कि इससे ज्यादा वायर नहीं है, इससे ज्यादा वायर नहीं है। क्लियर है? अब सवाल उठा कि हमको पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस लाइन चार्ज का हर एक पॉइंट पी पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो हम सीधे सीधे जोड़ करके नहीं निकाल सकते। हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि इस सेंटर का ओ पॉइंट है मान लीजिए, तो इस ओ पॉइंट से हमने क्या किया कि एल लेंथ नीचे, हमने क्या किया, एल लेंथ नीचे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, छोटा सा एलिमेंट, पतला सा स्ट्रिप कट कर लिया, छोटा सा एलिमेंट डीएल। इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है डीएल कट कर लिया। और हम चाहते हैं कि छोटे से चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पहले फील्ड निकाल लें, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो छोटे से चार्ज की वजह से अगर फील्ड निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, पहले तो कनेक्ट कर दोगे इसको। अब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो उसकी वजह से फील्ड कैसा होगा, अवे होगा। क्या उसकी वजह से फील्ड क्या होगा, अवे। इस छोटे से चार्ज की वजह से फील्ड को कहते हैं डीई। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर करते हैं, स्टेटमेंट में लिखते चलना है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते चलना है। कंसीडर अ चार्ज एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। तो अगर उसका लेंथ dl होगा तो उस पर चार्ज कितना होगा, तो हम जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है। इनटू लेंथ कर देंगे तो उस छोटे से पॉइंट का चार्ज निकल जाएगा। अपने को बोल रहा है कि लैम्डा क्या होता है, अच्छा इतना कूलम पर मीटर। तो मेरे से कोई पूछे कि बताओ इतने लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो हम कहेंगे ना कि लैम्डा इंटू डीएल। तो हम उस छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना हो गया, लैम्डा इंटू डीएल। क्लियर है? अगर मुझसे कोई पूछे कि बताइए इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना फील्ड होगा पी पॉइंट पे, तो मैं तो कहूंगा कि एलिमेंट से डिस्टेंस कितना है, डी। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट इज डीई, छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से डीई कितना होगा, 1/4πε0 डी क्यू। छोटा सा चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने बोला वो छोटा सा जो एलिमेंट कट किया है उससे जो हमारा फील्ड होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना होगा। क्या ये ट्रायंगल आपको एक नहीं दिख रहा है, क्या एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, क्या जो ऐसा बन रहा है कुछ, क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या ट्रायंगल बन रहा है क्या, जिसका लेंथ ये एल है ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, √L² प्लस R² हो जाएगा। क्लियर है क्या? और हम लोग यहाँ पे इस एंगल को थीटा कहते हैं, यानी इस एंगल को हम लोग क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। इज इट क्लियर क्या? तो वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बोलिए क्या हम डी इक्वल्स लिख सकते हैं क्या, 1/4πε0। डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एल अपॉन L² प्लस R²।
यही हो गया खत्म मामला। उस छोटे से एलिमेंट की वजह से हमने फील्ड निकाल लिया। किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें तो पूछिए और इसको साफ साफ कॉपी में लिखिए। और ये फिगर ड्रॉ करना तो मस्ट होगा। रोहित अनम्यूट कर रहा हूं। रोहित पूछिए। सर जो आया है DQ इज इक्वल टू लेमडा DL, सर समझ में नहीं आया थोड़ा। सर मैं ऐसे समझा रहा हूँ रोहित कि आपको कह रहा है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर का में कितना चार्ज होगा ये दिया गया है। तो अगर कोई पूछेगा कि डीएल लेंथ में कितना होगा, पहले मैं लैम्डा को समझा देता हूँ। लैम्डा क्या है? ये लैम्डा ही आपके लिए परेशानी है जो अनिमेश से भी पूछा है। मैं समझा देता हूँ। याद रखिए जो लैम्डा है, लैम्डा को कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्लियर है? लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कूलम पर मीटर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ ये डीएल लेंथ, छोटा एलिमेंट का लेंथ कितना है डीएल, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि 1 मीटर में जो चार्ज है वो लैम्डा है, तो आप कहोगे ना कि डीएल लेंथ में कितना होगा, डीएल लेंथ में कितना होगा, तो क्या बोलोगे? लैम्डा इंटू डीएल। बोलिए रोहित, क्लियर है क्या? रोहित अनिमेश क्लियर है क्या? लैम्डा बेसिकली 1 मीटर में कितना चार्ज होता है ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? पूरा साफ साफ लिख के फिर हम इसके आगे बात करेंगे। हमने उस छोटे से कटिंग एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालने की कोशिश की। ये डेरिवेशन ग्रेविटेशन में भी है, ये डेरिवेशन आपको मैग्नेटिज्म में भी मिलेगा। मतलब ये कोई एक तो आ ही जाता है। 4 नंबर ये बात। एवरीवन जस्ट नोट इट डाउन। कहीं भी कोई इशू है, गो अहेड एंड आस्क। क्या सबने लिख लिया है क्या? जस्ट जस्ट टेल मी, लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोई दूसरा फिगर नहीं बनाएगा, सब लोग उसी फिगर में सब कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। एक फिगर जो आपने बना रखा है उसी में सब चीजें रिप्रेजेंट होंगी। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं तो मैं हो सकता है मैं दूसरा फिगर बनाऊं। लिख लिया हो तो बता दो जल्दी से यस इफ रिटन, वरना मैं स्लाइड फिर पीछे ही रखता हूँ ना।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो बात किया वो क्या था? अभी तक हमने बोला था, हमने बताया आपको, अभी तक हमने जो बात किया कि अच्छा चलिए आपके पास आपको फील्ड निकालना था, तो आप पूरे लाइन चार्ज की वजह से निकालने के बजाय एक छोटे से चार्ज के एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, डीक्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा था? थीटा। ठीक है, ये एंगल बन रहा था थीटा कुछ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसके वजह से फील्ड कैसे होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा? अवे होगा, डीई होगा। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये चार्ज कैसा ये फील्ड एंगल कैसा बन रहा होगा, ये भी थीटा बन रहा होगा। क्लियर है, ये भी थीटा बन रहा होगा। तो कुल मिला के ऐसा फील्ड आ गया। इस फील्ड की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, डी इक्वल्स टू, आपके एक ही जगह फिगर में बनाते रहना है आपको, डी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा तिकड़म लगाते हैं। तिकड़म मतलब दिमाग। ठीक है, वो क्या है? तो ये हमारा साइड का लेंथ एल है, ये हमारा आर है। क्लियर है, और ये ट्रायंगल है। तो सबको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है कुछ इस तरह का। सही बात है। तो क्यों ना ये दिमाग लगाते हैं हम लोग। हमारा मकसद एल और डीएल दोनों को हटा देना, सीधा सीधा हमारा मकसद है। एल और डीएल हमको दोनों नहीं चाहिए। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, एल बाई आर परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू टेन थीटा। तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि एल इक्वल्स टू आर टेन थीटा। चलिए, पहला विकेट गिरा, एल हट गया अपना। एल की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग? आर टेन थीटा। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। अब हम क्या चाहते हैं कि डीएल को भी रिप्लेस कर दें। तो एक बार ना डिफरेंशिएट कर देते हैं। कैसे? डीएल बाई डी थीटा। तो आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से हमारे पास रिलेशन आया dl इक्वल्स टू r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यानी हमारा l का भी काम हो गया और हमारे dl का भी काम हो गया। तो अब इस फील्ड को हम फिर से लिखेंगे, तो d इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, एल का भी और डीएल का भी। तो कितना लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डीएल। डीएल का मतलब आर सेक, डीएल का मतलब होता है आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। पहला चीज, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई हमारे पास वैल्यू क्या है? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है। इसको थोड़ा और रिजॉल्व किया जाए, इसको और रिजॉल्व किया जाए थोड़ा सा। तो बोलिए, क्या लिख सकते हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। वैसे आर आर कैंसिल पहले भी कर सकते थे हम लोग, बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई मुझे बताएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? एवरीवन, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। तो क्या इस सेक स्क्वायर थीटा को कैंसिल नहीं कर सकते हैं यहां से? बोलिए, एक आर को कैंसिल कम नहीं कर देगा? तो मिला जुला के फाइनल कितना आया? फाइनल मेरे पास डीई इक्वल्स टू आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी थीटा, सही लैम्डा छूट गया ऊपर में, लैम्डा छूट गया, लैम्डा लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। ये मेरा डीई का फाइनल फॉर्मूला आ गया। दो एजम्पशन लेके हमने वैल्यू पुटिंग किया, आसान बना दिया इसको। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, और इतना साफ साफ सब लोग लिखिए, फिर बात करेंगे आगे हम लोग। सब लोग इतना पहले साफ साफ लिखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। मैंने दो काम किया है, एक ट्रायंगल वो बनाया, और एल और आर के बीच का रिलेशनशिप से हमने एल और डीएल दोनों को रिप्लेस कर दिया। सब लोग इसको देखें। ना लिखे, कहीं दिक्कत आती है पूछे। हमने डीई निकाल लिया, लिख लो तो से यस एटलीस्ट, डन, ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूंगा। लिखते लिखो, समझते समझते। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात किया डीई के बारे में, क्लियर है डीई। अब इस डीई के बारे में हमने बात किया, हमने डीई का वैल्यू निकाला, दिक्कत है इसको सॉल्व करने में। ये डीई का तो एक एंगल पे इंक्लाइंड है, इसका तो एक्स डायरेक्शन में भी कुछ पार्ट होगा और कुछ पार्ट इसका वाई डायरेक्शन में भी होगा। तो हमारा मकसद होना चाहिए इसके दो कंपोनेंट्स निकालने में। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एक्स। सबको पता है वो क्या हो जाएगा, क्या वो डी कॉस थीटा हो जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा, डी वाई। फिगर में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी कॉस थीटा, सीधा सीधा डी कॉस थीटा, और डी वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। अब हम दोनों डायरेक्शन में एक्स के लॉन्ग भी और वाई के लॉन्ग भी अलग अलग फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहीं से अपना अपना काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्पेशल केस वगैरह मैं कट कर रहा हूँ, ये आज नहीं हो पाएगा। मैं सबसे पहले करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। पहले बात हम एक्स एक्सिस की करेंगे। अगर अपने को एक्स एक्सिस के अलोंग अगर फील्ड चाहिए, अपने को अगर फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए,
तो हमें dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dx का x एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, x एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड है कितना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। डीई कॉस थीटा होगा, तो डी इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। मैं सबसे पहले सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर लाऊंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये एंगल कहां से कहां तक लिमिट लें, मतलब इंटीग्रेट करते हैं तो एक होता है ना कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें। तो आपने पहले ही पढ़ रखा है कि एंगल कहां से कहां तक। गौर से देखिएगा पहले फिगर में, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो नीचे कितना मिनिमम जा सकता है? θ2, और ऊपर कितना मैक्सिमम जा सकता है? θ1। तो वो हमारे एंगल का लिमिट है। कैसे लिमिट देते हैं? नीचे वाले को लिमिट देते हैं माइनस में, -θ2 से लेकर के θ1, यानी ये हॉरिजॉन्टल है, तो नीचे में कितना जा सकते हैं हम लोग? θ2, और ऊपर में कितना जा सकते हैं? θ1। तो -θ2 से θ1। तो सॉल्व करते हैं इसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। कहां से कहां से? तो -θ2 से लेकर के θ1 तक। वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास फाइनल फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। That's it. This is the formula of field along x-axis. इसके दो पार्ट होते हैं। पहला हमने निकाला फील्ड along x-axis, इसके बारे में और रिसर्च अगले दिन करेंगे, कल के क्लास में। λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। This is the formula along x-axis. This is the first part of derivation. क्लियर है क्या? हमने x एक्सिस के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट किया। जल्दी लिखें, y एक्सिस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। x एक्सिस के अलॉन्ग हमने इंटीग्रेट किया, dx का इंटीग्रेशन किया। dx कितना होता था हम जानते हैं, dx बेसिकली इक्वल्स टू होता था de cos थीटा का। हमने इसी का यूटिलाइज करके वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व किया है। क्लियर है? चलिए जल्दी सब लोग लिखें। सब लोग इसको साफ साफ लिखें, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए किसी स्टेप में। जितना डेरिवेशन पहले चैप्टर में है उतना डेरिवेशन बाकी के सारे चैप्टर मिला के भी नहीं है। यानी पहला चैप्टर ही डेरिवेशन का सबसे बड़ा चंक है। इस चैप्टर में डेरिवेशन जो कर रहे हो ये मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा आपको। उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस क्या देखेंगे? EY इक्वल्स टू DE साइन थीटा का इंटीग्रेशन। DE का वैल्यू तो अपने को पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा अपॉन आर साइन थीटा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग -θ2 से लेकर के θ1 तक। तो वैल्यू सारे कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर हो जाएंगे।
1/4 पाई लैम्डा बाई आर। सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, -θ2 से लेके θ1 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/4 पाई लैम्डा अपॉन आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, -θ2 से लेकर के θ1 तक, -θ2 से लेके θ1 तक। क्लियर है? वैल्यू पुटिंग करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई लैम्डा अपॉन आर कॉस, ठीक है, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ई वाई की वैल्यू है ये, ई वाई की वैल्यू है, इसको याद रखेंगे हम लोग, याद रखेंगे डेरिवेशन को भी, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को भी। कल बात करेंगे इस फॉर्मूले के बारे में और ज्यादा। क्लियर है सबको? दिस इज एंड ऑफ द फॉर्मूला। ये मेरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग हुआ, दूसरा हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग हुआ। लैम्डा बाई 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2 हो गया एक्स के लॉन्ग, और y के लॉन्ग हो गया लैम्डा बाई 4 पाई r cos θ2 माइनस cos θ1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको डेरिवेशन क्लियर है? सब लोग जाके आज डेरिवेशन को ठीक से ट्राई करेंगे, अगले दिन मैं इसका रिकॉल कराऊंगा कल, ठीक है? और फिर इसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं वो उसमें मजा आएगा, क्योंकि वो बहुत स्पेशल केसेस पढ़ेंगे हम लोग इस पर, ठीक है? सब लोग नोट डाउन कर लो ठीक से। जस्ट नोट इट डाउन एंड यू कैन लीव द सेशन। कल हम लोग और भी 2-3 डेरिवेशन करके खत्म करेंगे इस टॉपिक, डेरिवेशन वाला टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सर। ओके बच्चों, चलो हैव अ नाइस डे। मैं स्लाइड तुरंत अपलोड कर देता हूँ, यू विल गेट द स्लाइड्स। एंडिंग द सेशन में आपको स्लाइड सारे अपलोड कर दे रहा हूँ, यू विल, आप उसमें देख लेना कुछ छूटा हुआ।